that you all are good. I am also good. And how is your lockdown is going on? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सैलरी के पार्ट 2 में। सैलरी का फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। सर आपने बताया था कि बेसिक एलिमेंट ऑफ सैलरी क्या है। जी हाँ, उसके अंदर मैंने आपको कुछ की नोट्स बताए थे। बेसिक एलिमेंट ऑफ सैलरी में हमें सिर्फ कुछ नहीं देखता होता, मास्टर और सर्वेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, पेयर और पे की रिलेशनशिप देखनी होती है और इनकम कंसीडर कर लेते हैं हम सैलरी के अंदर। अगर मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है पेयर और पे के बीच में, तो हम इनकम को सैलरी की इनकम नहीं मानेंगे। ईदर इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जी हाँ, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस बताए थे। डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन सेटिंग फीस कहाँ पर टैक्सेबल होती है। उसके बाद एजेंट एंड प्रिंसिपल की रिलेशनशिप बताई थी। पार्टनर को फर्म से प्रॉफिट मिल रहा है या फिर सैलरी रेम्यूनरेशन कुछ मिल रहा है, उसका ट्रीटमेंट हम बिजनेस की इनकम में करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पेमेंट मिलती है गवर्नमेंट से, वो कहाँ टैक्सेबल होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को जो पेमेंट मिलती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर जाके ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। दिस इज़ द क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट 1 सैलरी लेक्चर। सो उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, जिसमें डेफिनेशन ऑफ सैलरी इनकम टैक्स एक्ट में जो बताई गई है, वेजेस, एन्युटी, ग्रेचुटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट, ये सारी चीज़ें कवर करता है। एडवांस सैलरी कवर करेगा, जो भी एनुअल एक्रीशिएशन का पोर्शन आपकी सैलरी से गया है वो सारा हमारा आरपीएफ में जो भी पैसा गया है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो सैलरी में आएगा, ठीक है। सर एम्प्लॉय का क्यों नहीं आएगा? भैया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा आरपीएफ में, क्योंकि एम्प्लॉय को उसकी डिडक्शन मिलती है 80C के अंदर। जी, उसके बाद मैंने बताया था एक नया सेक्शन, नई चीज़ इंसर्ट हुई है फाइनेंस एक्ट में, जिसमें जितना भी पेंशन स्कीम डेफर्ड जो है पेंशन स्कीम 80 CCD में जो बताई गई अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें जो भी पैसा जाएगा कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें जो भी एम्प्लॉयर करेगा आपके बिहाफ पे, ये सारा कुछ सैलरी माना जाएगा। दिस इज़ ऑल कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ, उसके बाद मैंने आपको कुछ जनरल नोट्स बताए थे, जिसके में मैंने बताया था आपको फॉर्मर प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर सैलरी मिलेगी तो क्या होगा, फॉरगोइंग एफ सैलरी क्या होगा, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं आप ड्यूटी में उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिल रही है एम्प्लॉय से, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर मैंने चार्जिंग सेक्शन बताया था सेक्शन 15। जी हाँ सर, बताया था आपने, उसमें बताया था सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो चार्जेबल होगी सैलरी के हेड के अंदर, वो होगी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। उसमें हमने कुछ केसेस पढ़े थे, उसमें रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल करते हैं। जी हाँ सर, उसमें मैंने आपको बताया था एडवांस सैलरी जो होती है, बोनस होता है, ठीक है, एरियर्स ऑफ सैलरी, ये सारी चीज़ें रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होती हैं। सर आपने ये भी बताया था मुझे 89 का रिलीफ मिलता है इन सब केसेस में। क्यों मिलता है बताओ मेरे भाई, क्यों मिलता है? भैया इसलिए मिलता है क्योंकि because of these either advance salary, bonus or area salary, your portion of salary is increased, बढ़ जाता है। किसी ना किसी वजह से आपकी इनकम बढ़ जाती है और आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। सरकार ये नहीं चाहती, सरकार कहती है भैया आप 89 का रिलीफ ले लो हमसे आके। जी, उसके बाद मैंने आपको कंप्यूटेशन बताया था फॉर्मेट सैलरी का कैसे कैसे होता है, वो जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको रिटायरमेंट बेनिफिट बताए थे, जिसमें ग्रेचुटी बताया था। ग्रेचुटी मैंने बताया था क्या होता है, 3 तरीके से केस बताए थे मिल सकती है इसमें, कंटिन्यूशन, टर्मिनेशन और डेथ का था। टर्मिनेशन पे भैया पूरी तरह से डेथ पे मैंने बताया था पूरी तरह से जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ईदर ही इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कंटिन्यूशन में भैया दोनों के लिए टैक्सेबल होता है और टर्मिनेशन में गवर्नमेंट के लिए एग्जेम्प्ट होता है और नॉन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल होता है। 2 केसेस होते हैं वहाँ पर। अगर एम्प्लॉयमेंट कवर है पोगा के अंदर, सर पोगा क्या है? पोगा है भैया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। जी हाँ, क्विक रिवीजन में मैं शॉर्ट नोट्स यूज़ करूँगा, शॉर्ट स्लैम यूज़ करूँगा जो भी आपको मैंने बताई हैं। जी हाँ, अगर पोगा के अंदर कवर है तो भैया जितना अमाउंट रिसीव किया 20 लाख रुपए की स्टेचुरी 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर सर्विस इंटू सैलरी इंटू पर मंथ। सर सैलरी क्या होगी भैया? सैलरी कुछ नहीं होगी, सैलरी हमारी होगी बेसिक सैलरी प्लस टीए। जी हाँ, एक्सिस ऑफ 6 मंथ हैं तो उसको हम आगे 12 मंथ्स में राउंडेड ऑफ कर देंगे। जी हाँ, सीजनल इस्टेब्लिशमेंट है, मैंने आपको बताया था जो सीजनल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं उस केस में हम 15/26 7/26। सर 15 और 26 क्या होते हैं भैया? 26 होते हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट डेज, 15 होते हैं जितने इनकी सैलरी पर ग्रेचुटी आपकी कैलकुलेट की जाती है। जी,
उसके बाद मैंने आपको बताया था पोगा में जो कवर नहीं होते हैं, जिसमें मैंने बताया था आप कैसे डिडक्शन क्लेम करेंगे, कैसे एग्जाम्पशन लेंगे। जितना अमाउंट रिसीव हुआ है 20 लाख की स्टैचुरी लिमिट और 1/2 ऑफ कंप्लीट ग्रॉसरी इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। सर एवरेज सैलरी पर मंथ क्या भैया, लास्ट 10 मंथ्स की जो एवरेज सैलरी ली जाएगी, जिसमें हम बेसिक कवर करेंगे, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन, ये तीनों चीज़ें ही कवर करेंगे। ड्यू बेसिस पे सैलरी निकाली जाएगी। जी हाँ सर, तो ये हमने दोनों केसेस पढ़े। जैसे डेथ में मैंने आपको बताया था, डेथ में अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड होगी किसी भी लीगल हीयर को, अगर वो डेथ से पहले ड्यू हो जाती है और वो टैक्सेबल होगी, किसी को भी रिसीव होगा डेथ के बाद ड्यू होती है ग्रेच्युटी, तो हमारी एग्जाम्प्ट होगी सर। उसके बाद मैंने आपको लीव इनकैशमेंट बताया, इसमें 3 केसेस बताए थे, कंटिन्यूएशन, टर्मिनेशन, पेड टू लीगल हायर। भैया पेड टू लीगल हायर लीव इनकैशमेंट इज टोटली एग्जाम्प्ट, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन इज टोटली टैक्सेबल। टर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था कि भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट के लिए आपको बताया था जितना अमाउंट रिसीव हुआ है। सेक्शन बताया था 10-10 बिल्कुल याद रखना जी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 3 लाख रुपए और 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। उसके बाद मैंने कंप्लीट सर्विस मैंने लीव एक्चुअली टेकन इन मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी सेम है जो कि हमारी पोगा नॉट कवर्ड के केस में थी, ग्रेच्युटी में जैसे निकालते थे। जी हाँ, सेम केस है, बस यहाँ पर अंतर एक है, वहाँ पर ड्यू बेसिस पर लेते थे, यहाँ पर टोटल जो होगा टोटल, जी हाँ टोटल सैलरी पीरियड वाइज लेंगे। सपोज मैंने आपको बताया था अगर मैं 18 नवंबर 2019 को रिटायर हुआ हूँ तो मेरी सैलरी जो 10 मंथ काउंट किए जाएंगे वो 19 जनवरी 2018 से 18 नवंबर 2019 तक के 10 मंथ के आएंगे। एंडिंग, जी हाँ, इसमें क्या होता है, एंडिंग ऑन द डेट वाइज चलता है और फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर करेंगे, चाहे कितना भी हो। 20 साल 9 महीने हुआ तो 20 साल लेंगे, 20 साल 6 महीने हुआ तो 20 साल लेंगे, और 20 साल अगर 2 महीने होगा तब भी 20 साल ही लेंगे। जी हाँ, उसके बाद मैंने पेंशन का आपको बताया था, लास्ट पेंशन का सेक्शन बताया था मैंने 17(1)(2। जी हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था पेंशन 2 तरीके से रिसीव हो सकती है, या तो अनकम्यूटेड पीरियडिकली जो रिसीव होती है, या फिर लमसम पेमेंट कम्यूटेड अमाउंट रिसीव हो सकता है। अगर रिसीव हुआ है अनकम्यूटेड, जो भैया चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ही टैक्सेबल है। अगर आप हैं कम्यूटेड पेंशन आपको रिसीव हुई है, और अगर आप हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, जी हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको अनकम्यूटेड पीरियडिकल रिसीव हुई, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए ही टैक्सेबल है। अगर कम्यूटेड लमसम पेमेंट इकट्ठा अमाउंट आपने कोई लिया है तो गवर्नमेंट के लिए एग्जाम टैक्स, क्योंकि वो सरकारी दामाद है, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे, अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, जी हाँ जितना मिला उसका नहीं, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन जो भी आएगा उसमें से लेस कर देंगे जितना पेंशन मिला, बाकी अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। उसके बाद मैंने कंपनसेशन बताया था सेक्शन 10(10)(b) और 10(10)(c। जोर से चिल्ला के बोलो, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10(10)(b) और धीमे से बोलो 10(10)(c), वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जी हाँ, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया है एम्प्लॉयर ने, उस केस में आपको बोलता है भैया दुखी मत हो, आपको कुछ पैसे देंगे। उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है टैक्स के अंदर, भैया सैलरी के अंदर जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ और 5 लाख रुपए की स्टैट्यूटरी लिमिट है, और जो भी अमाउंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 25(f)(b) में जो कैलकुलेट हुआ है, नॉर्मली 15 डेज की सैलरी ही कैलकुलेट की जाती है। इन तीनों में जो भी कम होगा वो आपका लेस कर दिया जाएगा, जितना अमाउंट आपको मिला और बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ, अगर कंपनसेशन रिसीव हुआ है किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम फ्रेम्ड में, तो भैया वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। जी हाँ, उसके बाद मैंने वही VRS का बताया था 10(10)(c), धीमे से बोलो 10(10)(c। इसमें एग्जाम्पशन क्या होती है, कंडीशन भैया 2 दी गई हैं। कंपनसेशन रिसीव्ड होना चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर सर क्या होता है, सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल, HUF, BOI और फर्म। जी हाँ सर, और दूसरी कंडीशन होती है हमारी जो VRS स्कीम होनी चाहिए, फ्रेम्ड होनी चाहिए गाइडलाइंस में। कौन सी गाइडलाइन सर, 2BA की गाइडलाइन, जो क्या कहती हैं, एम्प्लॉय ने पूरे कर लिए हो 40 साल और 10 साल की सर्विस कंपनी में दे दी हो, और वो डायरेक्टर ना हो और PSU का एम्प्लॉय ना हो। जी हाँ, और जो अमाउंट कंपनसेशन दिया है वो उसकी जितनी भी साल उसने नौकरी करी है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 3 महीने की लास्ट ऑन सैलरी से, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जितने मंथ उसके रिटायरमेंट के बचे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसकी रिटायरमेंट के टाइम सैलरी है, और उससे ज़्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए VRS। जी हाँ, कॉम्पनसेशन का अमाउंट, ये गाइडलाइंस होती हैं 2BA। अगर इनके अंदर फ्रेम हुई है पूरी और VRS के अंदर ही दिया गया है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है। लाइफ में यू कैन क्लेम ओनली वंस द एग्जेम्पशन ऑफ VRS
फ्रेम्ड अंडर 1010C। जी हाँ, तो चलिए अब आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। भैया आप लोग मेरा बहुत टाइम वेस्ट करते हो, ध्यान से क्लास नहीं देखते हो। क्विक रिवीजन मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन फिर भी आपके लिए करा देता हूँ। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द वीडियो, प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो। नोट्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं हमारी वेबसाइट पर, और लिंक मैं आपको दूंगा यूट्यूब पर। मैंने पहले भी बोल रखा है, कमेंट सेक्शन में जिसको भी आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, वो रिप्लाई कीजिए। जी हाँ, चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। एन्युटी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। जी हाँ, एन्युटी। सर एन्युटी क्या होता है? भैया एन्युटी कुछ नहीं होता है। बेसिकली एन्युटी ये होता है, सर आप दोनों चीज़ें क्यों बोलते हो? कुछ नहीं होता है, ये होता है। कुछ नहीं होता है मतलब एवरीथिंग इज़ ईजी। जी हाँ, कुछ भी आसान है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं बोलता भैया ये होता है, कुछ नहीं होता है। ये हमारे आगे, आपके आगे कुछ नहीं है। जी हाँ, हमने आपने ही बनाई हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो एन्युटी मीन्स अ ईयरली अलाउंस, इनकम, ग्रांट ऑफ एनुअल सम एटसेट्रा फॉर लाइफ और इन परपेचुटी। जी हाँ, कंपनी खुश होकर एन्युटी भी दे देती है। बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसको एन्युटी ईयरली अलाउंस दे देती है, एक कुछ अमाउंट दे देती है, भैया लो इस साल का ये आपका एन्युटी है। जी हाँ, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बेसिकली अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से ही रिसीव हुआ है तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 17(1), जो कि डेफिनेशन कवर करता है सैलरी की। अगर रिसीव हुआ है आपके पुराने एम्प्लॉयर से जिसमें आपने काम छोड़ दिया था, तो भैया टैक्सेबल हो जाएगा प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। सर प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी क्या होता है? भैया प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ये प्रॉफिट हुआ है सैलरी के रहते हुए। जी हाँ, सैलरी के फ़ायदे में आपको प्रॉफिट हुआ है, छोड़ चुके तो आपका हो जाएगा 17(1) क्लॉज 2 की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, जो कि एन्युटी वाली है। जी, एनी सम रिसीव्ड अदर देन एम्प्लॉयर, मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एन्युटी दे दिया, तो भैया वो टैक्सेबल हो जाएगा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56, जो बात करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जी, नोट में मैंने एक नोट डाला हुआ है, सैलरी रिसीव्ड अंडर द नोटिस पीरियड शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। नोटिस पीरियड में आपको जो भी सैलरी मिलती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। उसके बाद सर आपने बार बार बोल रहे हो प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, बता दो ना क्या होता है। बिल्कुल बताएंगे, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 और क्लॉज 3 ये बात करता है हमारा प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, जो कहता है द अमाउंट ऑफ एनी एग्जेम्पशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाई एन असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ कंपनसेशन के तौर पर, जो कि एम्प्लॉयर ने आपके एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन कर दिया, आपको जॉब से निकाल दिया, उस टाइम पे जो भी कॉम्पनसेशन दिया है, या फिर आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है जहाँ पर आप काम करते हैं, आपको बोला भैया ऐसे 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 ये सब होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, उस मॉडिफिकेशन के रहते हुए आपको कोई लॉस सफ़र करना पड़ा, और उस केस में आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई कॉम्पनसेशन दिया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सेक्शन 17 क्लॉज 3 प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। उसके बाद हम बात करते हैं एनी पेमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सच अदर फंड टू द एक्सटेंट टू विच इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द एसएससी और इंटरेस्ट ऑन सच कंट्रीब्यूशन। सर समझ नहीं आया। बेसिकली अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को इनकम टैक्स एक्ट जो है वो भैया मानता नहीं है। क्या था भैया? अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, आप वेलफेयर कर रहे हो लेकिन अनरिकॉग्नाइज है। तो अनरिकॉग्नाइज फंड से किसी भी तरह का पेमेंट किया या फिर उस तरह के किसी फंड से, ठीक है, और जहाँ तक उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉय को, सपोज आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आपकी सैलरी से कुछ पैसा जो है वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में काटता है। बेसिकली जिस प्रोविडेंट फंड में काटता है वो अनरिकॉग्नाइज है और उस पैसे पर इंटरेस्ट भी मिलता है। उस पैसे से आपको कोई पेमेंट की, मतलब वही आपका जो पैसा कटा हुआ वो आपको वापस मिला, तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 17 क्लॉज 3। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बोनस देयर ऑन। सर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? भैया कौन बनेगा करोड़पति? जी हाँ, अमिताभ बच्चन सुपर स्टार। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के लिए अमिताभ बच्चन, सोनी टीवी चैनल के लिए अमिताभ बच्चन इज़ अ की एसेट, की मैन। ओके, तो क्या होता है बेसिकली लेमैन की लैंग्वेज में, जब किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय या फिर कोई डायरेक्टर उस कंपनी की एसेट बन जाता है, मतलब अगर वो वहाँ से चला गया, अगर उसको कुछ हो गया तो कंपनी को एक लॉस सफ़र करना पड़ेगा।
जी हाँ, तो उस केस में क्या करती है कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है अपने उस कीमैन की। जी हाँ, तो इसके 3 ट्रीटमेंट होते हैं। वैसे मैं आपको आगे वाले चैप्टर में भी बताऊंगा, बिजनेस और अदर सोर्सेज में, लेकिन मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ। ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के 3 ट्रीटमेंट होते हैं। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई आपने, अपने कीमैन की कंपनी ने कराई, और उस पर बोनस भी मिला या फिर जो मैच्योरिटी अमाउंट वो भी मिला, ठीक है, अगर वो रिसीव हुआ एम्प्लॉय को, अगर वो रिसीव हुआ एम्प्लॉय को, तो हो जाएगा उसकी सैलरी, टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी के अंदर इनकम। ठीक है, सर एम्प्लॉय को क्यों रिसीव हुआ? भैया मान के चलिए एम्प्लॉयर ने टर्म्स एंड कंडीशन कर दी कि भैया आप ही इसका प्रीमियम देंगे। ठीक है, तो अगर वो उसका प्रीमियम देगा एम्प्लॉय, तो ना तो कंपनी उसका खर्चा क्लेम कर पाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम का बिजनेस में दिखा नहीं पाएगी। ठीक है, एम्प्लॉय उसको खर्चा दिखाएगा और एम्प्लॉय के लिए ही वो सैलरी माना जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर रिसीव हो गया एम्प्लॉयर को, मान के चलिए इंडोर्समेंट नहीं हुआ पॉलिसी के एम्प्लॉय को और वो रिसीव हो गया एम्प्लॉयर को पैसा, तो एम्प्लॉयर उसका प्रीमियम दे रहा था, तो उसके लिए उसने प्रीमियम का जो होगा बिजनेस के अंदर एक्सपेंस क्लेम किया होगा उसको। ठीक है, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो खर्चा क्लेम किया, अब जो उसको मिला वो उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगा। थर्ड आता है आपका अदर सोर्सेज। अगर जो रिसीव हो गया उसको, मान के चलिए उसको कुछ हो गया, जो कीमैन है उसको कुछ हो गया, वो डिसीज़ हो गया, उसके मरने के बाद वो पैसा उसके लीगल है, अगर जो नॉमिनी है उसको मिल गया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ दैट नॉमिनी और लीगल ईयर। ठीक है, तो 3 तरह के ट्रीटमेंट बताए थे मैंने। अगर मिला कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और बोनस दे रहा हूँ एम्प्लॉय को तो सैलरी, अगर एम्प्लॉयर को, कंपनी को मिला तो बिजनेस इनकम, अगर मिला उसके लीगल ईयर को तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डन है जी सर। एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव बाई एम्प्लॉय प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट, जॉब पे जाने से पहले ही आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ दे दिया, खुश हो गए, लो बच्चा 50,000 का चेक, तो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सैलरी एंड इन सेक्शन 17 क्लॉज 3 प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। डन है जी सर जी। अलाउंसेस, यस भाई लोग, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? अलाउंसेस बेसिकली मीन फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी गिवन रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी टू मीट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, अलाउंसेस क्या होता है? रेगुलर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एम्प्लॉयर, बहुत अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं, वो अलाउंसेस देते हैं अपने एम्प्लॉय को। अलाउंसेस को मैंने आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिकली 4 ही हैं। 10-13 है थोड़ा स्पेशल केस है, उसका अलग से बताऊंगा, इसलिए 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, लिखा हुआ है फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, अलाउंसेज डिडक्शन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर 1014(1) और 1014(2) स्पेशल अलाउंसेज। ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल जो होंगे, अगर आंख मीच कर आपके कहीं आ जाते हैं तो आंखें मीच कर आप उसको बोल देंगे भैया ये टैक्सेबल है पूरी तरह से। अगर फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा तो मैं बताऊंगा इस तरह का कोई भी अलाउंस इस पर्सन को मिलेगा तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अलाउंसेज डिडक्शन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है? ये होता है कि बेसिकली जितना डिडक्शन उसमें बता रखा है, जितना एम्प्लॉयर ने आपको दिया और जितना आपने खर्चा किया, दोनों में जो भी कम होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव अमाउंट टैक्सेबल। ठीक है, स्पेशल अमाउंट 1014(2) जिसकी डिडक्शन डिपेंड नहीं करती एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे, इसमें एक स्टैट्यूटरी लिमिट बताई गई है, इतनी लिमिट और इतना आपको मिला, इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम दैट शुड बी टैक्सेबल। ओके, उसके बाद HRA होता है 1013A रूल 2A। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको किराए के घर पर रहना पड़ रहा है तो भैया आपको कहीं ना कहीं रेंट पे करना पड़ रहा है, और आपके लिए वो रेंट की कॉस्ट एकमेंडेशन कंपनी समझती है कि भैया इसको HRA जो हम देते हैं, इनकम टैक्स समझता है इसको HRA की हमें एग्जम्पशन देनी चाहिए। जी हाँ, चलिए फटाफट से बात करते हैं HRA की ही हम। HRA सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A रूल 2A। ठीक है, एन अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ रेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स मैंने आपको बताया, मिनिमम ऑफ द बिलो शैल बी एग्जेम्प्टेड। क्या होगा टैक्स ट्रीटमेंट HRA का? जितना आपको अमाउंट मिला 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड जितना आप दे रहे हैं उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस कर देंगे, 1, 2, 3 इन तीनों में से जो भी आपका कम आएगा
जी हाँ, 1 2 3 इन तीनों में से जो भी आपका कम आएगा तो दैट विल बी subtracted from the amount you have received as HRA from your employer, or rest of the amount shall be taxable. Okay, moving on to the fully taxable allowances. A B C D E F G H I. सर A B C D हमें आती है, मुझे भी आती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, टिफन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वार्डन एंड प्रॉक्टर, डेप्यूटेशन, एंटरटेनमेंट और ड्रेस अलाउंस. ये सारे अलाउंस अगर आपको कंपनी से मिले हैं तो भैया आपके लिए हो जाएंगे पूरी तरह से टैक्सेबल. सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए. बिल्कुल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा और बाकी फुल्ली कवर करूंगा इसको नोट्स के अंदर क्या क्या होता है. ए के अंदर हमने बोला सिटी कंपनसेटरी, आपको किसी महंगी जगह पोस्टिंग कर देती है, महंगी सिटी में कंपनी में आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं, उस केस में आपको उस कंपनी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पे कर रही है तो दैट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल. उसके बाद टिफन अलाउंस, रिफ्रेशमेंट, आपको कंपनी में चाय पानी नाश्ता सब कुछ मिल रहा है, उस केस में आपको रिफ्रेशमेंट अलाउंस दे रही है तो उस केस में आपका दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस. अलाउंसेस, मैंने आपको अलाउंसेस की डेफिनेशन याद रखना, एक फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी अगर इस रीजन से मिल रहा है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अलाउंसेस. ठीक है, ओके. उसके बाद आता है सर्वेंट अलाउंस. आपके घर में कोई सर्वेंट रखा है, एम्प्लॉयर आपका उसको सैलरी पे कर रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस एंड शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन योर इनकम. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बता दिया, अगर आप प्रोफेशनल हैं और किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कंपनी आपको क्या करेगी, भैया आप कहीं और जॉब नहीं कर, आप खुद का काम नहीं कर सकते, खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस केस में आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पे करती है. तो वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस पे आते हैं हम. हॉस्टल वगैरह में वार्डन प्रॉक्टर्स होते हैं, वो उस केस में इंस्टीट्यूशन उनको जो अलाउंस देता है वो वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस होता है. डेपुटेशन अलाउंस, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, मेरे को कलकत्ता भेज दिया या मेरे को मुंबई भेज दिया या मेरे को कहीं और भेज दिया महंगी जगह दिल्ली से है तो मेरे को कंपनी क्या करेगी, डेपुटेशन अलाउंसेस पे करेगी. बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे कंपनी जब परमानेंट प्लेस से एम्प्लॉय का किसी टेम्परेरी प्लेस पे डेप्यूट करती है उसको तो उस केस में डेपुटेशन अलाउंस मिलता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलती है. आगे बताऊंगा कितनी, अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मैक्सिमम जो आपकी इसमें डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस की वो 5,000 रुपये की. ड्रेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. मूविंग ऑन टू द फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, ये पूरी तरह से फ्री हैं भैया भैया भैया, पूरी तरह से फ्री हैं. कंपनी मेरे को ये दे दे और मगर ऐसा एम्प्लॉय हो जाऊं तो मज़ा ही आ जाए. जी सर, ABCDEF, सर आई तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भैया, ए पे ही, ए से लेकर F तक खत्म हो जाएगा. अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीइंग एन इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 10(7). जी हाँ, 10 सेक्शन 10 के दायरे में कुछ भी आ जाता है तो दैट would be exempted under the Income Tax Act 1961. Okay. So allowances to meet government employee being a citizen, Indian citizen working outside India. सर सिटीजन भैया आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 नहीं देखा था मेरा, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं. बेसिक इंडियन सिटीजन क्या होता है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में नहीं था भैया, रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था मैंने. रेजिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है उसके नोट्स अगर आपने डिमांड किए होंगे तो नोट्स में ही मैंने आपको बताया होगा, अदरवाइज मैंने आपको वैसे भी बताया होगा. भैया इंडियन सिटीजन क्या होता है, इंडियन सिटीजन क्या होता है, वो होता है जो इंडिया में जन्म लिया हो. जी हाँ, जो इंडिया में जन्म लिया हो. चलिए भैया, अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट का है और इंडिया से बाहर सर्विस कर रहा है तो उसको जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं भैया, सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता उन अलाउंसेस पे. जी हाँ, और परक्यूजिट भी उसके एग्जेम्प्ट होते हैं. आगे बताऊंगा बट अभी बता दे रहा हूँ, परक्यूजिट आगे पढ़ाऊंगा, अभी अपने दिमाग में डाल लो. गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीइंग एन इंडियन सिटीजन, इफ ही इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया देन ऑल द अलाउंसेस इन परक्यूजिट he will be taking from the employer shall be exempt under the Income Tax Act under section 10 subsection 7. उसके बाद allowances received from UNO, United Nation Organization से आपको कोई भी अलाउंस मिला तो भैया वो टैक्सेबल नहीं होगा, नाराज हो जाएगा हमारा UNO. कॉम्पनसेटरी अलाउंस अंडर आर्टिकल 222 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सर ये क्या होता है. आर्टिकल 222 क्लॉज 2 होता क्या है बेसिकली, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, मान के चलिए कभी किसी जजेस को कोई दिक्कत हो गई, उस केस में उसने अपनी जो प्रेजेंट है वो नहीं दे पाई किसी भी रीज़न से, एम्प्लॉयमेंट में कुछ उसको दिक्कत हो गई, तो उस दिक्कत के लिए उसको जो भी उस केस में जो अलाउंस मिलेगा, ठीक है, तो दैट विल बी
फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस, ठीक है। तो उस केस में 222 क्लॉज 2 के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है। इतनी नॉलेज नहीं है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की, बट मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद अलाउंसेस टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को किसी भी तरह का कोई अलाउंस मिलेगा तो भैया वो एग्जेम्प्ट होगा। और अलाउंसेस टू टीचर और प्रोफेसर ऑफ सार्क मेंबर एज वेल एज देयर सैलरी एंड परक्विजिट। ये अगर आप सार्क मेंबर, सर ये सार्क मछली की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं सार्क मछली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप सार्क मेंबर, जी हाँ, DTA लागू हो जाता है यहाँ पर। सर ये क्या होता है? ये आपके कोर्स में नहीं है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जी हाँ, सार्क मेंबर के बीच साइन हुआ है कि भैया आप सार्क मेंबर्स पर किसी भी तरह का अलाउंस और परक्विजिट जो है टैक्सेबल नहीं करेंगे। मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ क्या होता है। बेसिकली लाइक मैं एक टीचर हूँ या प्रोफेसर हूँ और मैं किसी सार्क कंट्री से बिलोंग करता हूँ। सार्क कंट्रीज़ क्या होती हैं? देखो, सार्क कंट्रीज़ में आपका आता है भूटान आता है, इंडिया आता है, मालदीव आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है और बांग्लादेश आता है। जी हाँ, अगर मैं इन किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हूँ, सपोज आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, और मैं टीचर प्रोफेसर हूँ और मैं किसी सार्क दूसरी कंट्री से विज़िट करता हूँ, सपोज़ मैं नेपाल में जाता हूँ और नेपाल में जाकर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं गया हूँ अपने इंडिया से श्रीलंका और जिस ईयर में गया हूँ उस ईयर में अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, अगर वो रेजिडेंट है तो he will be deemed to be treated as a resident in the other SAARC member state, पहली चीज़, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? मेरा जाने का पर्पज़ क्या होगा भैया? मेरा जाने का पर्पज़ होगा कि मैं कोई रिसर्च या किसी तरह का कोई इंगेज, किसी यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसा काम करने गया हूँ, टीचिंग या इंगेजिंग से रिलेटेड, तो मेरे को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है, अदर मेंबर स्टेट से, मेरे लिए वो 2 साल तक पूरा एग्जेम्प्ट होगा। जी हाँ, 2 साल तक जो भी मेरे को उस केस में मिलेगा तो वो मेरे लिए, उस मेंबर के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ओके जी सर जी। उसके बाद अलाउंसेस और परक्विजिट टू यूपीएससी, हमारे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर सेक्शन 1045, इसका अगर कोई मेंबर है उसको परक्विजिट और अलाउंसेस मिलता है सैलरी में तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड, अलाउंसेस डिडक्शन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, 1014(1) की बात करूँ तो ये जितने भी अलाउंसेस होती हैं टोटल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती हैं इनकी डिडक्शन। लाइक मैंने आपको बताया, जितना आपको मिला और जितना आपने खर्चा किया वो उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर अमाउंट पॉजिटिव है तो दैट विल बी योर टैक्सेबिलिटी, ठीक है। तो दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारी माना जाएगा एग्जेम्पशन, और जितना आपको मिला उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या अलाउंसेस इसके अंदर पढ़ेंगे हम? ट्रैवल एंड ट्रांसफ़र अलाउंस इंक्लूड्स पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल इफेक्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र। डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस। सर कन्वेंस अलाउंस ऑफिस से घर जाने का? नहीं, दैट वुड बी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जी हाँ, दैट वुड बी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जी हाँ, कन्वेंस अलाउंस बेसिकली अगर आप ऑफिस में, आपको फील्ड का वर्क है, ऑफिस ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं बाहर फील्ड का काम करने के लिए, उस केस में आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। जी हाँ, तो वो डिपेंड करता है आपकी डिडक्शन, जितना आपको दिया, 100 रुपये आपको दिए, 50 रुपये आपने खर्चा किया तो बाकी 50 टैक्सेबल हो जाएगा बैलेंस आपका, ठीक है। तो ये सारे अलाउंस इसी तरह से टैक्सेबिलिटी होती है। हेल्पर एंड असिस्टेंट अलाउंस, आपको ऑफिस में कोई हेल्पर और असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है तो वो भैया उसकी 1014(1) में कवरेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है रिसर्च, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। इस तरह का ABCDEF कोई भी अलाउंस मिला उसकी डिडक्शन आप कैसे निकालेंगे? जितना आपको मिला और जितना आपने खर्चा किया, दोनों में से जो भी कम होगा वो आप माइनस कर देंगे जितना आपको मिला, ठीक है। द मिनिमम ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी योर डिडक्शन, ठीक है। जी सर जी।
ठीक है। तो ABCDEF जो भी अलाउंसेस होंगे इनकी डिडक्शन डिपेंड करेगी जितना आपने खर्चा किया है। 1014(1) में कवर होते हैं और जितना आपको मिला, द लीस्ट शैल बी योर डिडक्शन एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। कमिंग ऑन टू द स्पेशल अलाउंसेस 1014(2), इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो गवर्नमेंट ने हमारी लिमिट डिसाइड कर रखी है, स्टैच्यूटरी लिमिट है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन के अलाउंस में, एजुकेशन अलाउंस के केस में आपको 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड आपका स्टेप चाइल्ड का हो सकता है तो भी डिडक्शन मिलेगी, अडॉप्ट किया आपने चाइल्ड को तो भी डिडक्शन मिल जाएगी, बट ग्रैंड चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस, अगर आपको ट्रक ड्राइवर हैं और आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक ड्राइवर अलाउंस दे रही है, बशर्ते आप डेली अलाउंसेस की रिसीप्ट ना ले रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपीज़ पर मंथ, बेसिकली 1,20,000 रुपये एक साल का, और 70% ऑफ अलाउंस विल बी, जो दोनों में से जो भी कम होगा विल बी योर डिडक्शन। ओके। सो लास्ट हमारा था ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो मिलता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए आपको कोई कंपनी पैसा दे रही है, कोई खर्चा दे रही है, तो उसमें डिडक्शन आपको मिलेगी 3200 रुपये पर मंथ और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज़ लोअर। ठीक है। बट ये डिडक्शन जो है पहले सभी के लिए थी, बट अब जो है वो सिर्फ हो गई है ब्लाइंड और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए। जी हाँ, हमारे लिए नहीं है। गवर्नमेंट ने इस डिडक्शन को, और मेडिकल की जो एक डिडक्शन होती है मेडिकल एक्सपेंसेस की 15,000 रुपये पर मंथ जो पहले थी, उसको हटा के अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ पर मंथ कर दी, 50,000 रुपीज़ पर एनुअल फिक्स कर दी है। 50,000 रुपये की 16(I) के अंदर डिडक्शन दे दी है। जी हाँ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल वी हैड टू कवर इन द लेक्चर 2। अभी हमारा क्या हो गया, सैलरी के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट हमने कवर कर लिए हैं, अलाउंसेस सारे कवर कर लिए हैं मोर और लेस। नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे परक्यूजिट की ओर, और अब नेक्स्ट क्लास में हम ख़त्म करेंगे अपने सैलरी चैप्टर को। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। आप वेबसाइट पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज़ नथिंग चार्जेबल फॉर यू एंड end-to-end study will be provided to you. If there is any doubt of yours, you please WhatsApp me on 8376826567 or reply in the comment section quoting your Gmail ID. If any further assistance you need in the study, there is nothing we will charge from you. Okay, please like, subscribe and share our channel. Thanks a lot.